हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आदिवासी स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम पेपर 1 में ईवीएस पढ़ेंगे। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है 21 जनवरी को 2024 में, उसके लिए हम ईवीएस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ओलंपिक्स 2000 में वेट लिफ्टिंग के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। किसके खेल में? वेट लिफ्टिंग के खेल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बछेंद्री पाल है, अफसाना मंसूरी है, सुनीता विलियम्स है या फिर कर्णम मल्लेश्वरी है। तो फ्रेंड्स, जो वेट लिफ्टिंग है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी। जो वेट लिफ्टर है वो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। अगर हम कर्ण मल्लेश्वरी की बात करें तो कर्ण मल्लेश्वरी जो है एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये एक बार में 130 किलोग्राम, कितना? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। एक बार में फ्रेंड्स ये कितना वजन उठा लेती हैं? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। यह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला वेट लिफ्टर है। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली और भारत की एकमात्र महिला वेट लिफ्टर है। ठीक है, पहली और भारत की एकमात्र महिला वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, इन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 29 मेडल जीते। इन्होंने अब तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में कितने मेडल जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 29। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई बात कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। अब बछेंद्री, पहला ऑप्शन जो दिया है बछेंद्री पाल, इनके बारे में देख लेते हैं। जो फ्रेंड्स, जो बछेंद्री पाल हैं, बछेंद्री पाल के बारे में बात करें तो बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर 8,848 मीटर है। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर है। बछेंद्री पाल बछेंद्री पाल का जो जन्म है 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले बसपा गांव में होता है। उत्तरांचल के चमोली जिले में बसपा गांव में होता है। अब बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला तथा विश्व की 5वीं महिला है। बछेंद्री पाल के बारे में बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला तथा विश्व की 5वीं महिला है। बछेंद्री पाल का जो संबंध है वो किससे है? माउंट एवरेस्ट से है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,848 मीटर, 8,848 मीटर। इनका जो जन्म है 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली जिले बसपा गांव में हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय जो पुरुष थे वो कौन थे? अवतार सिंह चीमा थे, 20 मई 1965 को। ठीक है, कब? 20 मई 1965 को। प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो बछेंद्री पाल हैं और ये विश्व की 5वीं महिला हैं। और प्रथम भारतीय पुरुष की बात करें तो कौन थे? अवतार सिंह चीमा थे। ठीक है, अगला ऑप्शन था आपका सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जो सुनीता विलियम्स हैं ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। सुनीता विलियम्स के बारे में बात करें तो ये इनका संबंध अंतरिक्ष से है। ठीक है, ये अमेरिकी अंतरिक्ष
एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिलाएं। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कितने किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी? तो 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। इन्होंने एक महीना अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 195 दिनों तक। कितने दिनों तक? 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने? सुनीता विलियम्स ने। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने एक ये हो गया। अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला बनी। जो सुनीता विलियम्स है 2007 को अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला बनी। सन 2008 में भारत सरकार ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने सुनीता विलियम्स को डॉक्टरेट की उपाधि दी। ठीक है। सुनीता विलियम्स ने कुछ वहाँ पर जो रही थी 195 दिन तक, वहाँ के कुछ अनुभव बताए। बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला तो इन्होंने कुछ अपने अनुभव साझा किए। इन्होंने बताया कि वहाँ अंतरिक्ष में जो बाल हैं वो खड़े रहते हैं। बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाल क्या होते हैं? वहाँ अंतरिक्ष में बाल खड़े रहते हैं। वहाँ पर उड़ते रहते हैं। खुद को एक जगह बैठाने के लिए वहाँ पर खुद को बांधना पड़ता है। तो ठीक है, वहाँ पर उड़ते रहते हैं। जो वहाँ का पानी है वो कैसा होता है? बुलबुले के रूप में होता है। जो पानी है वहाँ बुलबुले के रूप में होता है। पीने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता है। अगर मुंह धोना है तो पहले कागज को गीला करना पड़ेगा, बुलबुले पकड़कर, उसके बाद हम मुंह को धुल सकते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बाल हैं वो खड़े रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रांस क्या होती है? ब्रांस क्या होती है? कांसा। कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांसा है वो क्या है? एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जो कांसा है, मिश्र धातु है। इसका तांबा और टिन के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। यहाँ बात कांसे को बनाया जाता है तांबा और टिन के मिश्रण को। किसके? तांबा और टिन के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। तांबा और टिन के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन जो है, आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रांस का उपयोग करते रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदिवासी लोग थे जो हजारों साल पहले ब्रांस कांसे का उपयोग करते रहे हैं। कांसा का रंग चमकीला पीला होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है, कांसा का जो रंग है इसमें बोल रहे हैं चमकीला पीला होता है, तो ये बात गलत है। कांसे का जो रंग होता है कैसा होता है? भूरा होता है। कांसे का जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। ऑप्शन नंबर सी है, कांसे और मतलब ब्रांज को कॉपर और जिंक के मिश्रण से पिघलाकर बनाया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। इसको ब्रांज को कॉपर और जिंक के मिश्रण को पिघलाकर नहीं बनाया जाता है, तांबा और टिन के मिश्रण को पिघलाकर। तांबा और टिन के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन है, ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये बात भी सही है। तो ए ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं है। जो लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान करना है आपको, तो जो ए ऑप्शन है ये व्यक्ति लिंग से संबंधित नहीं है। आपको बताना क्या है? गलत धारणा, गलत बताना है आपको। क्या बताना है? गलत बताना है। तो ये बात, यह महिला के विषयों से संबंधित है।
यह एक सामाजिक ढांचा है, यह प्रकृति में गतिशील है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह महिला के विषयों से संबंधित है, यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है, लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान करना है। तो इसका जो राइट आंसर है यह महिलाओं के विषयों से संबंधित है। ठीक है, ये राइट आंसर आप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यह व्यक्ति के लिंग से संबंधित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नए काम की तलाश में लोगों को मौसमी आवागमन कहलाता है। नए काम की तलाश में मौसम में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, नए मौसम में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, आवागमन जो करते हैं वो क्या कहलाता है, विस्थापन या ऋतु प्रवास या फिर आप्रवास या फिर खानाबदोशी। तो जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, ऋतु प्रवास। क्या है, ऋतु प्रवास। नए काम की तलाश में लोग मौसमी आवागमन, किसमें, मौसमी ऋतु में आवागमन करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ऋतु प्रवास। क्या बोला जाता है, ऋतु प्रवास। सर्दी के मौसम में लोग एक गर्म स्थानों पर चले जाते हैं नए काम की तलाश में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है, जीतना, संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं या मानसिक सतर्कता या फिर भावनात्मक परिपक्वता। क्या दिया है क्वेश्चन में कि कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है। खेल कूद का जो लक्ष्य है वो जीतना नहीं होता है। खेल कूद का लक्ष्य क्या नहीं होता है, केवल जीतना नहीं होता है। संरचनात्मक सामाजिक क्षमताएं होती हैं, मानसिक सतर्कता मेंटल अलर्टनेस होती है, इमोशनल मैच्योरिटी होती है, भावनात्मक परिपक्वता होती है, लेकिन जीतना उसका किसी भी खेल का लक्ष्य जीतना नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नहीं पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। खेल खिलाड़ी की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, रचनात्मक, सामाजिक क्षमता, मानसिक सतर्कता, भावनात्मक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, ठीक है, और तकनीकी योग्यता एवं क्षमताओं पर आधारित होती है, न कि इसका लक्ष्य केवल जीतना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का जो प्रतिशत है वो कितना है। पृथ्वी पर जो उपलब्ध जल है उसमें ताजे जल, कौन सा पूछा है, ताजे जल का प्रतिशत। आपको ताजे जल का प्रतिशत बताना है कितना होता है। ताजे जल का आपको प्रतिशत बताना है कितना होता है पृथ्वी पर उपस्थित। ठीक है, पृथ्वी पर 1.2%, 5.2%, 2.7% या फिर 3.2%। जो पृथ्वी पर ताजा जल उपस्थित है वो कितना है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही है। 2.7% पृथ्वी पर ताजा जल है। कितना है, ताजा जल की जो मात्रा है पृथ्वी पर, ताजे जल की मात्रा जो है वो कितनी है, 2.7%। ठीक है, और जो अन्य जो जल बचा महासागरों में है, जो खारा है, महासागरों में जो जल है वो कितना है, 97.3%। और ये कैसा जल है, ये खारा जल है। कैसा जल है, खारा जल है। कितना है, 97.3%। ठीक है, ये कैसा है, खारा है। धरातल पर जो गिरने वाला जल है इसका लगभग 59 भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों पर वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। कितना, 59% महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण द्वारा कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग, जो बचा हुआ भाग है, धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है, जो भूमि है उसमें रिस जाता है, और कुछ भाग जो हिमनद का रूप ले लेता है। हिमनद मतलब बर्फ का रूप ले लेता है। ठीक है, कुछ भाग किसका रूप ले लेता है, बर्फ का रूप ले लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, बीन तथा तूबा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं। जो बीन है, बीन
तथा तूबा जैसे वाद्य यंत्र किस चीज़ से बनाए जाते हैं? ठीक है, बीन तथा तूबा जैसे वाद्य यंत्र किस चीज़ से बनाए जाते हैं? किस सूखी चीज़ से? लौकी, कद्दू, कटहल, हतीचक मतलब बजांगरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो बीन और तूंबा है ये सूखी हुई लौकी के उपयोग से बनाए जाते हैं। इन जो वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग है, ये बीन और तूंबा क्या है? वाद्य यंत्र हैं। इनका जो प्रयोग है कालबेलिया की पार्टियों में किया जाता है। कौन करते हैं? सपेरे पालने वाले को क्या बोला जाता है? कालबेलिया। इनकी जो पार्टी होती हैं इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो इनका उपयोग है, खंजीरी भी एक वाद्य यंत्र है जो लौकी से ही बनाया जाता है। कौन सा? खंजीरी। खंजीरी एक वाद्य यंत्र होता है, इसको भी किससे बनाया जाता है? लौकी से ही बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अगला है एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, या फिर रूब्रिक, या फिर संचयी रिकॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो की बात करें, पोर्टफोलियो के बारे में हम पढ़ेंगे तो पोर्टफोलियो जो है इसमें क्या होता है? पोर्टफोलियो में जो बच्चा होता है, छात्र होता है, उसके प्रत्येक दिन के व्यवहार का क्रमिक अध्ययन करके उसमें नोट किया जाता है। उसमें प्रत्येक दिन के व्यवहार का, उसके सभी कार्यों का, उसकी सभी गतिविधियों को उसमें पोर्टफोलियो में नोट किया जाता है। इस पोर्टफोलियो की सहायता से क्या करते हैं? इसकी पारिवारिक जानकारी मिलती है, इसमें कला एवं खेल से संबंधित जानकारी मिलती है, बालक के शैक्षणिक क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है। मतलब पूरा बालक का बायोडाटा इस पोर्टफोलियो में लिखा रहता है। उसके प्रत्येक दिन का कार्य, वो कैसा पढ़ रहा है, कैसा नहीं पढ़ रहा है, उसकी हर एक गतिविधियों को किस में लिखा जाता है? पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है और बाएं मतलब लेफ्ट मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है और फिर लेफ्ट से मुड़ती है, 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से दूर किस दिशा में है? वह अपने घर से कितनी दूर है और किस दिशा में है? तो पूर्व किधर होता है? पूर्व, ठीक है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो जो अपने मेन पॉइंट से स्टार्ट करती है कौन? राधा अपने घर से पहले कहाँ किस तरफ जाती है? 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो उत्तर किधर है? ऊपर है। तो 2.5 वो कहाँ जाती है? उत्तर की तरफ जाती है, ठीक है। उत्तर की तरफ जाने के बाद पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राधा क्या करती है? पहले 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है, फिर ठीक है, फिर कितना? लेफ्ट 5 किलोमीटर मुड़ती है। टर्न ऑन कितने पर करती है? 5 किलोमीटर पर, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ कितना? फिर मुड़ जाती है 2.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद वह फिर मुड़ जाती है 2.5 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ। अब पूछा है वह अपने घर से कितनी दूर किस दिशा में है? मतलब 2.5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद 5 किलोमीटर वह लेफ्ट मुड़ जाती है अपने, और फिर 2.5 किलोमीटर अपने लेफ्ट मुड़ जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है ऊपर कितनी है? 5 किलोमीटर। तो यहाँ भी कितनी हुई? 5 किलोमीटर। कितनी हुई? 5 किलोमीटर। तो पहली बात तो वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर पर। और किस दिशा में है?
तो पश्चिम की दिशा में है। किस दिशा में है? पश्चिम की दिशा में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर हाउस, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। वो अपने घर से 5 किलोमीटर कितनी है? पश्चिम दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में, कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताओ। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में किस जिले में है? चमोली जिले में। किस जिले में है? चमोली जिले में। किस जिले में है? चमोली जिले में। इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर नेटवर्क में 2005 में शामिल किया गया था। इसको यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर नेटवर्क में 2005 में शामिल किया गया था। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम अगला ऑप्शन है केरल। केरल की बात करें तो केरल में क्या है? शांत घाटी। केरल की बात करें तो शांत घाटी की बात करें तो वो किस राज्य में है? केरल राज्य में। और किस जिले में है? तो पलक्कड़। किस में? पलक्कड़ जिले में। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उस पर ये स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जो शांत घाटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैव विविधता के लिए। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है? जो सीएनजी है इसका जो मुख्य संघटक है वो क्या है? मेथेन। क्या है? मेथेन। ना तो एथेन है, ना ब्यूटेन है, ना प्रोपेन है। राइट आंसर क्या है? एथेन। सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करें तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कई बार एग्जाम में आया है। सीएनजी में जो मेथेन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? सीएनजी में मेथेन की मात्रा होती है तो 80 से 90% तक होती है सीएनजी में मेथेन की मात्रा। इसका जो सीएनजी का प्रयोग है, सीएनजी के प्रयोग की बात करें तो इसका जो प्रयोग है वाहनों में ईंधनों के रूप में किया जाता है। वाहनों में ईंधन के रूप में। किसके रूप में? ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे जो वायु प्रदूषण नहीं होता है, सीएनजी से वायु प्रदूषण नहीं होता है। सीएनजी की बात करें तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है? वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना है? ऑप्शन नंबर डी, मेथेन। अगला क्वेश्चन है, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है वहाँ का। यहाँ के जो लोग हैं मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगर इसकी राजस्थान के घरों की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ के जो घर हैं इनके घर के बारे में पढ़ें तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ गर्मी भी पड़ती है और यहाँ के जो घर हैं किसके बने होते हैं? मिट्टी के। यहाँ के जो घर हैं वो किसके बने होते हैं? मिट्टी के बनाए जाते हैं। यहाँ की जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं जिससे गर्मी अंदर प्रवेश न करे। यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है तो इनकी जो घरों की दीवारें हैं बहुत ज़्यादा मोटी बनाई जाती हैं जिससे क्या होता है कि गर्मी जो है घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है।
इन दीवारों को मिट्टी से और भूसे से लेप बनाकर लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। आप देख रहे हो इनके घरों की दीवारों को। इनके आंगन में क्या होता है कि जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपने छतों को ढालू बनाते हैं। जो छतें हैं वो कैसी बनाते हैं, ढालू बनाते हैं, जिससे बारिश का सारा पानी टैंकों में जमा हो जाता है। बाद में इसे छान कर ये प्रयोग में कर लेते हैं। ऐसा टैंक बना लेते हैं ये अपने घरों के आंगन में, और छतों को कैसा बनाते हैं, ढालू बनाते हैं, जिससे सारा पानी इकट्ठा होकर इस टैंक में आता है और बाद में इसे छानकर इस पानी को ये प्रयोग कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यही बात तो कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेंगे हम। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है। किसका, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की जो दीवारें हैं मोटी बनाई जाती हैं और दीवारों को मिट्टी से लेप पोत कर बनाया जाता है। घरों की छतें हैं जो कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था, तो वो किस राज्य में बनाई जाती है, राजस्थान में। कहाँ बनाई जाती है, राजस्थान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्ते के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। उस जानवर को पहचानना है जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि पत्तों के हिलने तक की आवाज़ को भांप लेता है कि यहाँ पर कोई जानवर है या फिर वैसे ही हवा में पत्ते हिल रहे हैं। घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर लेता है, तो वो कौन सा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वो कौन सा होता है, बाघ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। गेहूं मूसलाजड़ है, मक्का मूसलाजड़, गाजर मूसलाजड़, बांस मूसलाजड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गाजर क्या है, मूसलाजड़ है। गाजर क्या है, मूसलाजड़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो गाजर है एक जड़ है, जबकि जो गेहूं है, गेहूं और मक्का है, गेहूं और मक्का की बात करें तो ये क्या है, बीज है, ये जड़ नहीं है। ये क्या है, गेहूं और मक्का क्या है, बीज है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर की बात करें तो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। फाइबर और बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं गाजर में, जो डायबिटीज़ और आँखों के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है गाजर, ठीक है। इसके अलावा जो गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। जो गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, श्रीनगर। जो चार चिनारी आप देख रहे हो ये इमेज में, ये एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये कहाँ पर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ये कहाँ पर है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। चार चिनारी जो है डल झील, क्या है, डल झील के निकट स्थित एक द्वीप है। डल झील के निकट स्थित क्या है, एक द्वीप है। जो चार चिनारी है डल झील के स्थित एक निकट द्वीप है, जिसके चारों कोनों पर चार चिनार के पेड़ लगे हुए हैं। इसके चारों कोनों पर किसके पेड़ लगे हैं, चार चिनार के पेड़ लगे हैं, इसीलिए इसको चार चिनारी बोला जाता है। इसका जो निर्माण है, चार चिनारी का जो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किसने कराया था, मुगल बादशाह औरंगजेब के भाई मुराद ने। किसने, मुराद ने। मुराद कौन था, तो मुगल बादशाह औरंगजेब का भाई था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कश्मीर के लोग
कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं, जबकि गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई। कश्मीर के लोग सरसों के तेल में, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कश्मीर के लोग हैं वो सरसों के तेल में और गोवा के लोग नारियल के तेल में, किसके, नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन पूछा है सरसों के तेल में। तो फ्रेंड्स आपका 15 में से कितना स्कोर बना, 15 में से आपका कितना स्कोर बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।